अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वॉचिंग ट्रिगर्ड वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में तालिबान के अटैक और तालिबान में अपनी नई हुकूमत बनाने के बाद यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ जो बाइडन की तरफ से आने वाले बयान और मुल्ला अब्दुल गनी जो कि तालिबान के रहनुमा हैं, जो तालिबान के लीडर समझे जाते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उनकी स्पीच का मुवाजना करेंगे और ये साबित करेंगे कि इन दोनों स्पीच में फ़र्क क्या था। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इन दोनों स्पीच के, इन दोनों तकारीर के बारे में क्या कहना था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान में होने वाले तालिबान के अटैक और तालिबान की बनने वाली नई हुकूमत के बारे में बात की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आप पहले देखते हैं तो इस वीडियो की आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ जो बाइडन के आने वाले बयान के बारे में। जब तालिबान ने काबुल पर अटैक किया, अमेरिकन फोर्सेस का इनखला जारी था, उसी दौरान जोसेफ जो बाइडन का एक बयान सामने आता है जिसमें वो अपनी कौम से खिताब करते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का कहना है ये बहुत ही एक शिकस्त खुर्दा बयान है, जो कि एक बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक एक हारे हुए रहनुमा का खिताब लगता है। एक हारा हुआ शख्स किस तरह अपनी कौम के सामने अपने जज्बात का इजहार करता है, ये ठीक उसी तरह का एक बयान लग रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि जो बाइडन ने अपनी कौम से खिताब में क्या कहा। जो बाइडन ने ये कहा कि 20 साल बाद मैंने ये पाया कि अमेरिकन फोर्सेस और अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला का सही वक्त कभी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बयान किया था कि मैं हमेशा आपसे सच बयान करूंगा, तो सच ये है कि हमारी सोच से बहुत पहले ये बहुत जल्दी हो गया। हुआ ये कि अफगानिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान की सियासी लीडरशिप ने हार मान ली है और वो बिना लड़े ही अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान के सामने सर तस्लीम खम कर चुकी हैं। और यही वजह है कि मैंने ये फैसला किया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों को निकाल लिया जाए। गुज़श्ता कुछ दिनों ने साबित किया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का जो फैसला मैंने किया वो बिल्कुल सही था। अमरीकी फौजियों को उस लड़ाई में लड़ना और मरना नहीं चाहिए जिसमें अफगानिस्तान के अपने फौजी अफगान फौज खुद नहीं लड़ना चाहती। हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान की फौज पर खर्च किए। हमने अफगानिस्तान की फौज को जदीद तरीन हथियारों से लैस किया। हमने उन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन किया और उन्हें बहुत अच्छी तरबियत दी। इसके साथ साथ एक ऐसी फौज जो कि नेटो की कई ममालिक की फौज से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, हमने उन्हें एक अच्छी तरबियत और अच्छा ट्रेन किया। हमने उनकी तनख्वाहें खुद अपने पास से दी। हमने उनकी एयरफोर्स को बहुत अच्छे से तैयार किया और ये एयरफोर्स वो चीज़ थी जो कि तालिबान के पास सिरे से मौजूद नहीं थी। हमने उन्हें एयर सपोर्ट दी। हमने उन्हें मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया। हम उन्हें जो चीज़ नहीं दे सकते थे वो ये थी कि वो मुस्तकबिल में लड़ाई का फैसला करें। अफगान फौज में बहादुर और सीनियर अफगान फोर्स के लोग भी शामिल थे। अगर वो ये नहीं कर सके तो हम अगले 1 साल या 5 साल या 20 साल भी वहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है और मेरा ये यकीन है कि अमरीकी फौजियों से ये कहना कि वो करें जो अफगान फौज नहीं करना चाहती, ये सरासर गलत होगा। अफगानिस्तान की सियासी लीडरशिप बात करने में और फैसले करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, तो यूएस आर्मी वहां रहकर क्यों उनकी मदद करे। हमारे दोस्त स्ट्रैटेजिक चीन और रूस, उनके लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अमेरिका अफगानिस्तान में रहकर अपने अरबों डॉलर बहाता रहे और वहां कोई तब्दीली ना आए। मेरी जून में अब्दुल्ला और अशरफ गनी से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। उसके बाद जुलाई में मेरी अशरफ गनी से फिर दोबारा मुलाकात हुई, जिसमें हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने अमरीकी फौज के इनखला के बाद सिविल वार से निमटने के पर तबादला ख्याल किया और इसके बाद हमने इस बात पर जोर दिया अफगान फौज और अफगानिस्तान के हुकूमती ओहदेदार इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाएं कि वो अफगानिस्तान की लोगों और अफगानिस्तान की कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैंने डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार किया और अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करवाने को तरजीह दी, लेकिन मेरी ये कोशिश को दो टोक अंदाज में रद्द कर दिया गया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की फोर्सेस, अफगान फौज अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान से लड़ेगी, जो कि एक सरासर गलत बयान। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो ये कहते हैं कि हमें वहां रुकना चाहिए था।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी कितनी नस्लों की बेटियों और बेटों को अफगानिस्तान में होने वाली सिविल वार की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो मुझसे पहले मौजूद यूएस प्रेसिडेंट्स ने दोहराई थी। मैं अफगानिस्तान में होने वाली सिविल वार में अपनी यूएस आर्मी को कभी नहीं धकेल सकता। ये मेरे लिए एक ज़ाती मसला है। मैंने इन मसाइल पर एक लंबे अरसे तक काम किया है। मैं 4 दफ़ा अफगानिस्तान, काबुल और कंधार गया और मैंने वहाँ के लोगों से बात की। मुझे अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जो कि करना नामुमकिन है। तो यहाँ बात करेंगे कि मुमकिन क्या है। मुमकिन ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद लोगों की सपोर्ट में हमेशा आगे रहेगा। हम इस्तेहकाम और तशद्दुद के खात्मे के लिए खित्ते में होने वाली तमाम कोशिशों पर काबू पाने के लिए जो कोशिशें जारी हैं उनका हिस्सा बने रहेंगे। हम अफगानिस्तान में बुनियादी हकूक़ के लिए कोशां रहेंगे और खुसूसन औरतों और बच्चों के लिए होने वाले बुनियादी हकूक़ और इस तरह की दूसरी तंजीमों का हिस्सा बने रहेंगे और उनकी सपोर्ट हमेशा जारी रखेंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि इंसानी हकूक़ हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, मगर इसके लिए हम लामहदूद फौजी तैनातियाँ नहीं कर सकते। भारतीय और मुआशी हरबों को इस्तेमाल करके और दुनिया को अपने साथ चलाकर हम ये हदफ हासिल करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने 6000 अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान भेजा है ताकि अपने सफारती अहलकारों को वहाँ से बाहिफाजत निकाला जा सके। अफगानिस्तान में मौजूद काबुल एयरपोर्ट का एयर कंट्रोल हमारे हिस्से में हमारे पास मौजूद है। हमने हिफाजत के साथ अपनी एम्बेसी बंद की है और अपने तमाम सफारती अहलकारों को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचाया है। वो इस वक्त हमारी हिफाजत में मौजूद हैं। 2000 अफगान फैमिलीज़ को हमने वीज़े दिए हैं ताकि उनको वहाँ से निकलने में मदद दी जाए। लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है, यहाँ बात यह है कि उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला गया। तो यहाँ एक बात यह है कि वो अफ़गान लोग वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत थी और उन्हें अपने मुल्क से कुछ उम्मीद थी। यहाँ एक गलती अफ़गान हुकूमत की भी मानी जाती है कि वो खुद भी अपने लोगों को वहाँ से नहीं निकालना चाह रहे थे। जब हमने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें यहाँ रहने दें, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ से पहले ही निकालने की कोशिश की गई या यहाँ से निकाला गया तो इससे बहुत ही ज़्यादा बदनज़मी पैदा होगी। अमरीकी फ़ौजी मुश्किल हालात में एक अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने अफ़गान तालिबान से ये 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर वो अमरीकी फ़ौजियों के ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश करेंगे या कोई बदनज़मी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे 2 टोक अंदाज में मिला जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक तबाहकुन ताकत के तौर पर उनसे लड़ेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अफ़गान तालिबान से ये तक कह दिया है ये एक महदूद मिशन है, हम बस अपने लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। इनखला के बाद हम अफगानिस्तान में होने वाली अमेरिका की लंबी तरीन 20 सालों तक मुहित सिविल वार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमने वहाँ जो देखा है वो ये है कि कोई बड़ी से बड़ी फौज भी अफगानिस्तान में वहाँ रहकर अफगानिस्तान को महफूज नहीं बना सकती। तारीख ये बताती है कि ये इलाका सल्तनतों के कब्रिस्तान के तौर पर मशहूर है। अब क्या हो रहा है, ये इनकलाब 5 साल पहले भी आसानी से हो सकता था और ये अब भी 1 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से बात करते हैं। अफगानिस्तान में इन 2 दहाइयों में बहुत सी गलतियां हुई। मैं चौथा अमरीकी सदर हूं जो कि इस सिविल वार की निगरानी कर रहा हूं। 2 रिपब्लिकन सदर और 2 डेमोक्रेटिक सदर इस जंग की निगरानी करते हुए चले गए। मैं ये जिम्मेदारी अगले सदर पर नहीं डालूंगा। मैं मजीद टाइम मांगकर अमेरिका की अवाम को गुमराह नहीं करूंगा। मैं अमेरिकी सदर हूं और बात मुझ पर खत्म है। मुझे कुछ हकाइक पर अफसोस है, मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म कर रहा हूं। हमारा मिशन ये था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें और यही हमारा आगे भी मिशन होगा कि हम अफगानिस्तान और इसी तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दों को ख़त्म करें। और हमारा एक मिशन ये था कि हम अफगानिस्तान से अलकायदा को ख़त्म करें और इसकी एक कामयाबी उसामा बिन लादेन की मौत है, जो कि अमरीकी फ़ौजियों के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है, जो कि अमरीकियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम वहाँ ये नहीं करना चाहते थे कि हम अफगानिस्तान को तब्दील करें, क्योंकि अफगानिस्तान को तब्दील करना एक नामुमकिन बात है। मैं अपने फौजियों को वहाँ लड़ने और मरने के लिए नहीं छोड़ सकता और ना ही उन्हें वहाँ ज़ख्मी होने के लिए अपनी फैमिली से बहुत दूर। मैंने अपनी आवाम से वादा किया था कि मैं इनखला करूँगा
और मैं अपने वादे पर कायम हूँ और अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा फैसला तनकीद की जद में आएगा, जैसा कि वियतनाम में हमसे बहुत सी गलतियां हुई जब मैं जवान था, लेकिन अब मैं इस फैसले से होने वाली वो तनकीद अपने ऊपर लूंगा, ना कि इसको अगले सदर के लिए छोड़ दूं। यह दुरुस्त फैसला है हमारी आवाम के लिए और हमारी फौज के लिए। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत आने के बाद जोसेफ जो बाइडेन, जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, उनका खिताब अपनी कौम से। यह खिताब देखने में और सुनने में ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने अफगान हुकूमत को टारगेट किया है, और साथ ही उन्होंने टारगेट किया है अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान जो कि नई हुकूमत बनकर उभरे हैं उनको। लेकिन यहाँ कुछ कमियाँ थी, 20 साल तक वो यहाँ जंग लड़ते रहे। यहाँ कमियाँ क्या थी? अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बयान दिया, इसको बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की नज़र में एक थका हुआ और शिकस्त खुर्दा बयान करार दिया जाता है, और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की नज़र में यह किसी शिकस्त खुर्दा हुक्मरान का बयान था जो कि अपनी शिकस्त के बाद अपनी कौम को झूठा दिलासा दे रहा था। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि इस बयान में क्या नहीं था, इस बयान में क्या बयान किया गया, इस तकरीर में, इस स्पीच में जो कौम से खिताब किया गया उसमें जोसेफ जो बाइडेन ने किस चीज़ पर जोर दिया और किन चीज़ों को भूल गए। इसमें अगर हम बात करें तो जोसेफ जो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात की तो अमेरिका की फ़ौज की, अमेरिका के लोगों की, अमेरिका के मफाद की, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की सिवाय एक जगह पर उन्होंने अफगानिस्तान में से लोगों को निकालने की बात की जो कि अशरफ गनी ने रद्द कर दी थी। यहाँ क्या बात नहीं की गई? यहाँ अफगानिस्तान में मौजूद कठपुतली का रोल करने वाले लोगों की बात नहीं की गई जो कि 20 साल तक अमेरिका की फौज की खुशामद करते रहे। यहाँ उन लोगों की बात नहीं की गई जो कि यूएस आर्मी के हामी थे। यहाँ उन सिविलियंस की बात नहीं की गई जो कि यूएस आर्मी के हामी थे, जो कि यूएस आर्मी को अच्छा पेश करते थे। तो इस तकरीर से वाज़े क्या हुआ? इस तकरीर से वाज़े ये हुआ कि अमेरिका अपने मफाद के लिए अफगानिस्तान में आया था, लेकिन जब उसे ये लगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान में कोई अमल दखल नहीं है, वो अफगानिस्तान को तब्दील नहीं कर सकता, जैसा कि हमें अमेरिका के सदर जोसेफ जो बाइडेन की तकरीर से मालूम हुआ कि हम अफगानिस्तान में रहकर अफगानिस्तान को तब्दील नहीं कर सकते। तो इसी ही तरह हमें यह मालूम होता है अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में अब अपने मफाद के लिए आई, खुद उन्होंने अपने मफाद के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है, हमें इससे कोई मफाद हासिल नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से राह फरार अख्तियार कर गई और अफगानिस्तान में मौजूद अपनी कठपुतलियों को वहीं छोड़ दिया। अफगानिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान के सिविलियंस के बारे में सोचा नहीं कि वहाँ तालिबान उनके साथ क्या सलूक बरतेंगे, और खुद काबुल एयरपोर्ट पर थोड़े से हिस्से में अपनी एवैक्यूएशन, अपनी यूएस आर्मी, अपने एम्बेसडर्स और दिगर अपने हामियों को साथ लेते हुए जो कि अमेरिकन हैं उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह तो था एक शिकस्त खुर्दा अमेरिकन सदर का बयान। अब हम बात करेंगे एक फातेह तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तकरीर के बारे में कि उन्होंने क्या किया। मैं पहले ही बता दूं कि ये जोसेफ जो बाइडेन की तरह एक लंबी स्पीच नहीं है, ये बहुत ही मुख्तसर और बहुत छोटी तकरीर है जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि मुल्ला अब्दुल गनी और बरादर ने क्या स्पीच की, अपनी कौम से क्या कहा, अपने लोगों से क्या कहा, और उन्होंने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया और किन लोगों को टारगेट किया। तो आइए शुरू करते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तकरीर। मैं अफगानिस्तान के लोगों को मुबारक फतूहात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास तौर पर काबुल के रहने वालों को। मुजाहिदीन को मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह की कामयाबी हमने अफगानिस्तान में हासिल की है, इस तरह की हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह की मदद और नुसरत थी कि हमें अल्लाह ने इस तरह की कामयाबी से नवाजा। तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसा ना हो कि आप तकब्बुर और गुरूर कर बैठे। ये जो लाइन थी ये उन्होंने अपने अफगान मुजाहिदीन के लिए कही थी। आगे उन्होंने ये कहा, अब वक्त ये आ गया है कि हम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो चुकी है, क्योंकि अब हमारे इम्तहान और आजमाइश का वक्त है और हम किसी भी तरह अपने मुल्क के जानो माल और अपनी अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी सूरत यकीनी बनाएंगे, और हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें अजीम कामयाबी और फतह से नवाजा है, हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ और जानो माल की हिफाजत के लिए खुशी से कोशिश करेंगे और हम इसको हर मुमकिन हद तक
यकीनी बनाएंगे। अब हम मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की स्पीच का मुआजना करेंगे कि आखिर इनकी स्पीच में क्या था। तो इनकी स्पीच का मुआजना करें तो सबसे पहले इन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद इन्होंने अपने ही मुजाहिदीन का शुक्रिया अदा किया, उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी हौसला अफजाई की। दूसरे नंबर पर इन्होंने अपने ऊपर आने वाली नई जिम्मेदारी का एतराफ़ किया और उसके लिए पुरअज़म और मुत्तहिद होने का नज़रिया पेश किया और मुत्तहिद होने का अज़म किया। और आखिर में उन्होंने अपनी आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की और मुबारकबाद पेश की कि हम पर जो जिम्मेदारी आई है वो ये है कि हम आपके जानो माल और इज़्ज़तों की हिफाजत करें, जो कि हम हर मुमकिन हद तक हम उस कोशिश को और उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। और आप यकीन रखें कि आप एक महफूज अफ़गानिस्तान में सांस ले रहे हैं। तो यह थी मुल्ला अब्दुल गनी की ब्रादर की स्पीच। और आप मुवाजना करें कि एक सुपर पावर के बयान में क्या तब्दीलियां हैं और क्या मनफी असरात हैं, और एक सुपर पावर से टकरान कर फतह हासिल करने वाले एक जो सरबराह हैं उनकी स्पीच में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक हारे हुए शख्स के बयानिए में, और क्या डिफरेंस है एक फतह याब इंसान के बयानिए में। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी काविश, ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। अगर इसी तरह की रिपोर्ट आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह।